स्प्रिंग बोर्ड की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम अर्थ चैप्टर कर रहे थे। सबसे पहली क्लास में हमने पृथ्वी के आकार के बारे में पढ़ा था, पृथ्वी की धुरी के बारे में भी अध्ययन किया था और पृथ्वी की कक्षा, ऑर्बिट ऑफ अर्थ और एक्सिस ऑफ अर्थ और शेप ऑफ अर्थ, ये सब हमने फर्स्ट क्लास में देखा था। सेकेंड क्लास में हमने रोटेशन का जो मोशन है अर्थ का, पृथ्वी की परिभ्रमण की गति या घूर्णन की गति, उसको डिस्कस किया था। और घूर्णन के जो 3 प्रभाव होते हैं वो भी हमने डिस्कस किए थे। और 3 प्रभाव जो है रोटेशन के, एक तो है सूर्योदय होना पूर्व से और सूर्य अस्त होना पश्चिम में, दूसरा जो है सनराइज होना ईस्ट से और सनसेट होना वेस्ट में, दूसरा जो प्रभाव है वो है दिन और रात का निर्माण होना, फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, और दिन और रात वाले स्थानों को अलग करने वाला जो एक काल्पनिक वृत्त है, इमेजिनरी सर्कल, उसको कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ये भी हम देख चुके हैं। और एक्सिस ऑफ अर्थ टिल्टेड है, जबकि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो है वो हमेशा एक्सिस ऑफ अर्थ वाले पॉइंट पे हमेशा नहीं रहता है, ये भी हमने देखा था। प्लस जो कोरियोलिस फोर्स हमने पढ़ा था वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि रोटेशन की वजह से लगता है कोरियोलिस फोर्स। और कोरियोलिस फोर्स में एक ही बेसिक चीज जो आपको याद रखनी है वो है कि कोरियोलिस फोर्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड में घुमा देता है, जहां पे भी वस्तु जाना चाहती है, फ्रीली मूविंग ऑब्जेक्ट, उसके राइट साइड में, और सदर्न हेमिस्फीयर में उसके लेफ्ट साइड में टर्न हो जाता है ऑब्जेक्ट। तो ये लेफ्ट और राइट जो है ये आपको याद रखना है। और इस कोरियोलिस फोर्स की वजह से ही विंड्स की डायरेक्शन तय होती है, पवनों की दिशा, उसके साथ साथ ओशनिक करंट्स, महासागरीय धाराओं की दिशा भी निर्धारित होती है, और चक्रवात और प्रतिचक्रवात, साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स जो होते हैं वो भी बनते हैं कोरियोलिस फोर्स की वजह से। ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो अर्थ का दूसरा मोशन है या दूसरी गति है उसको हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी गति जो है अर्थ की वो है परिक्रमण या रिवॉल्यूशन। अब परिक्रमण या रिवॉल्यूशन होता क्या है उसको देखते हैं। देखिए, परिक्रमण की अगर बात करें रिवॉल्यूशन की, तो ये अर्थ जो सन के चारों ओर घूमती है उसे कहते हैं रिवॉल्यूशन या परिक्रमण। अब परिक्रमण बेसिक हम चीजें देखें उससे पहले आपको कुछ बहुत ही बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए। वर्ल्ड जो है पूरा विश्व में 7 प्रमुख कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स या महाद्वीप हैं, और 5 प्रमुख सागर हैं। तो 7 कॉन्टिनेंट्स और 5 मेजर ओशंस हैं वर्ल्ड में। अब ये कहाँ कहाँ हैं, कौन सी जगह हैं वो देखिए। पहले कॉन्टिनेंट्स देखिए। एक तो है नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। ये तो है 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। और 5 अगर ओशंस की बात करें, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन का कुछ पार्ट यहाँ पर भी है। पैसिफिक ओशन के अलावा अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन ये पूरा यहाँ पर विस्तृत है, नॉर्थ साउथ अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका के बीच में। उसके अलावा आर्कटिक ओशन जो बिल्कुल नॉर्थ में है, आर्कटिक ओशन, ये आर्कटिक महासागर हो गया। इंडियन ओशन जो इंडिया के नीचे की तरफ है, और सदर्न ओशन जिसे एंटार्क्टिक ओशन भी कहा जा सकता है। ये 5 मेजर ओशंस और 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं वर्ल्ड में। ये आपको ध्यान होने चाहिए, इनको आप याद रखिएगा कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पर है। उसके अलावा कुछ मेजर लैटिट्यूड्स या अक्षांशों की जानकारी भी होनी चाहिए, ताकि आपको ये जो रिवॉल्यूशन का मूवमेंट है ये ढंग से समझ में आ सके। अब देखिए, 0 डिग्री जो होता है लैटिट्यूड, या बीचों बीच जो पृथ्वी के काल्पनिक रेखा खींची जाती है, एक इमेजिनरी लाइन, उसको कहते हैं इक्वेटर। और इसी इक्वेटर को भूमध्य रेखा या फिर इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इक्वेटर। अब इक्वेटर के ठीक उत्तर में, ठीक नॉर्थ में 23.5 डिग्री लैटिट्यूड जो होता है, 23.5 डिग्री अक्षांश। अब ये 23.5 डिग्री 0 डिग्री कहाँ से कैलकुलेट हो रहा है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए 23.5 डिग्री जहाँ होता है वहां स्थित है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हिंदी में कहा जाता है कर्क रेखा। कर्क रेखा। और इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में, सदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री जो है, 23.5 डिग्री, वहां स्थित होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। मकर रेखा।
सो ये कर्क रेखा और मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये 23.5 डिग्री पे है नॉर्थ और साउथ में। उसके अलावा नॉर्थ में यहाँ पर 66.5 डिग्री पर 66.5 डिग्री पर स्थित है आर्कटिक सर्कल और बिल्कुल नॉर्थ में 90 डिग्री पे नॉर्थ पोल है। इसी तरह से सदर्न हेमिस्फेयर में 66.5 डिग्री पर 66.5 डिग्री पर स्थित है एंटार्क्टिक सर्कल और बिल्कुल साउथ में है साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव। तो ये मेजर कुछ लैटिट्यूड से स्थान हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो इसीलिए इसको डिस्कस कर लिया। बाकी जब हम लैटिट्यूड्स डिस्कस करेंगे अक्षांश तब भी इनको देखेंगे। अब जो है इन बेसिक चीजों की नॉलेज के बाद अब हम देखते हैं पृथ्वी का जो एक्सिस है। अभी तक जो हमने डायग्राम देखा वो तो हमने अर्थ को सीधा बना के देखा, जबकि अर्थ जो है वो सीधी नहीं है, वो टिल्टेड है अपने एक्सिस पे, अपनी धुरी पर झुकी हुई है। तो अगर आप झुकी हुई अवस्था में देखेंगे तो इक्वेटर भी आपको तिरछा नजर आएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा भी आपको तिरछी नजर आएगी और मकर रेखा भी आपको तिरछी नजर आएगी। इसी तरह से आर्कटिक सर्कल आर्कटिक वृत्त भी आपको तिरछा नजर आएगा और एंटार्क्टिक सर्कल भी आपको तिरछा नजर आएगा। इसी तिरछी अवस्था में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। अब इस रिवॉल्यूशन में कितना समय लगता है पृथ्वी को, किस तरह से रिवॉल्व करती है पृथ्वी और इसके प्रभाव क्या होते हैं, उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब देखिए पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर जो गति करती है, सन के चारों तरफ जो मोशन करती है वही रिवॉल्यूशन है या परिक्रमण है। अब अर्थ जब रिवॉल्व करती है तो अपनी कक्षा में चलते हुए रिवॉल्व करती है, ऑर्बिट में चलते हुए रिवॉल्व करती है। और ये जो पृथ्वी की कक्षा है इसका आकार कैसा है, दीर्घवृत्ताकार है, इलिप्टिकल शेप है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अर्थ जब इस तरह से परिक्रमण करती है अपनी कक्षा पर, अपने ऑर्बिट पे चलते हुए सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, तो अर्थ हमेशा रिवॉल्व करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, जैसे डायरेक्शंस हम पहले कर चुके हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। तो अर्थ रिवॉल्व करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, या इस मोशन को आप कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज मोशन। सो वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है। एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में अर्थ को कितना समय लगता है, तो 365 दिन लगते हैं अर्थ को, 365 डेज, प्लस अर्थ को 6 घंटे भी लगते हैं एक्स्ट्रा, 6 आवर्स। और ये 6 घंटे जो हैं, वैसे तो हमारा ईयर कितने का होता है, 365 डेज का होता है, 365 दिन का होता है 1 वर्ष। ये जो 6 घंटे हैं ये 4 सालों तक, 4 इयर्स तक जब जोड़ते हैं तो ये 6 घंटे बन जाते हैं 24 घंटे, 24 आवर्स। और यही 24 घंटे वाला जो एक दिन है, एक्स्ट्रा डे है, ये जोड़ा जाता है फरवरी में। और फरवरी के महीने में जिस साल ये एक्स्ट्रा दिन जोड़ा जाता है उसे कहते हैं लीप ईयर। लीप ईयर या इसको कह सकते हो लीप वर्ष। और लीप वर्ष जो होता है उसमें कितने दिन होते हैं, 365 की बजाय उसमें होते हैं 366, 366 डेज होते हैं लीप ईयर में। तो ओवरऑल अर्थ जब रिवॉल्व करती है तो रिवॉल्यूशन से जो बनता है वो होता है 1 वर्ष। और 1 वर्ष में पृथ्वी जब 1 वर्ष कंप्लीट करती है तो उसमें दिन कितने होते हैं, 365 दिन होते हैं सामान्यतः, जनरली। लीप ईयर में, लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन, 366 डेज। और वेस्ट से ईस्ट की तरफ अर्थ रिवॉल्व करती है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं रिवॉल्यूशन से रिलेटेड। अब देखिए पृथ्वी जब रिवॉल्व करती है तो पृथ्वी के रिवॉल्यूशन से भी कई प्रभाव पड़ते हैं। जिस तरह से हमने रोटेशन के प्रभाव देखे थे वैसे रिवॉल्यूशन के भी प्रभाव होते हैं। 2 मेजर प्रभाव हैं रिवॉल्यूशन के, पर रिवॉल्यूशन या परिक्रमण जो है ये अकेले प्रभाव नहीं डालता। रिवॉल्यूशन के साथ साथ अक्षीय झुकाव जो है पृथ्वी का, एक्सियल बेंडिंग, ये भी प्रभावी रहती है। तब जाकर पृथ्वी पर 2 प्रमुख चीजें जो हैं वो बनती है। एक तो सीजन्स बनते हैं पृथ्वी पर, ऋतुओं का निर्माण होता है, और दूसरी चीज जो पृथ्वी पर होती है वो है 6 महीने के दिन और रात होते हैं, डे और नाइट की स्थिति होती है। 6 महीने के दिन और रात
पोल्स पे बनते हैं, ध्रुवों पर। तो ये दोनों ही चीजें जो हैं ये दो कारणों से हो रही है, दो चीजों से हो रही है। एक तो पृथ्वी के अक्षीय झुकाव से और दूसरा पृथ्वी के रिवॉल्यूशन से, मतलब परिक्रमण से और अक्षीय झुकाव से। इन दोनों के प्रभाव से ये दोनों चीजें बनती है। अगर दोनों में से एक भी चीज ना हो, मान लीजिए अक्षीय झुकाव ना हो और परिक्रमण हो, तो भी सीजन्स नहीं बन सकते। या फिर परिक्रमण हो और अक्षीय झुकाव एक्सियल बेंडिंग ना हो तो भी सीजन्स नहीं बन पाएंगे। दोनों की आवश्यकता होती है इन दोनों चीजों के निर्माण के लिए। अब ये कैसे बनते हैं सीजन्स, पहले इसको देखते हैं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि पोलर रीजन में डे और नाइट 6-6 महीने के कैसे होते हैं। अब देखिए, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर जब परिक्रमा करती है, मान लीजिए ये सूर्य है और पृथ्वी परिक्रमण कर रही है इस तरह से, और पृथ्वी जब परिक्रमण करती है तो कभी पृथ्वी यहाँ इस अवस्था में आएगी, कभी पृथ्वी इस अवस्था में आएगी, ऑर्बिट में चलते चलते यहाँ से आगे यहाँ पहुंच गई, बीच में भी पृथ्वी को दिखा सकते हैं, यहाँ पे पहुंची पृथ्वी, फिर यहाँ पहुंची पृथ्वी ऑर्बिट पे, फिर वापस यहाँ पहुंची और यहाँ से आगे गति करते हुए यहाँ पहुंची। तो ओवरऑल अगर हम देखें, अर्थ जो है जब रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जब रिवॉल्व करती है, तो यहाँ से अर्थ यहाँ पहुंची, फिर यहाँ से इस स्थान पर ऑर्बिट पे पहुंची, और उसके बाद आगे मूव करेगी और उसके बाद आगे मूव करेगी, और इस तरह से जो साल है, एक पूरा वर्ष, वो कंप्लीट हो जाएगा। अब सीजन्स कैसे बनते हैं वो समझिए। सीजन्स की अगर बात करें तो आपको पता है, पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूम रही है, मान लीजिए ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी का अक्षीय झुकाव एक्सियल बेंडिंग है, और इसी झुकी हुई अवस्था में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा करती है। जब अर्थ परिक्रमा करती है तो पृथ्वी के इस झुकाव की वजह से एक समय ऐसा आता है ऑर्बिट में, जब ये जो नॉर्थ वाला हिस्सा है, इसको मान लीजिए नॉर्थ हिस्सा है, ये साउथ हिस्सा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये सदर्न हेमिस्फीयर, सूर्य की तरफ जब उत्तरी जो भाग है या उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर झुका होता है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होती है, गर्मियां होती हैं, और इसके अपोजिट जो सन से दूर है सदर्न हेमिस्फीयर, वहां क्या होती है, सर्दियां। और यहाँ इस तरह से घूमते हुए पृथ्वी जब इस तरफ आ जाती है, तो उस स्थिति में क्या होता है, सदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ है, इसका मतलब दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, गर्मियां होगी, और उत्तरी गोलार्ध में क्या होंगी, सर्दियां होंगी। तो इस तरह से शीत और ग्रीष्म ऋतु का निर्माण होता है। अब डायग्राम में आप देखिए, मान लीजिए ये एक्सियल बेंडिंग है, अक्षीय झुकाव, ये है 0 डिग्री या इक्वेटर, और ऊपर वाला जो भाग है ये पूरा हिस्सा, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध, और इसके नीचे वाला जो पूरा हिस्सा है वो सदर्न हेमिस्फीयर मान लीजिए, ये सदर्न हेमिस्फीयर। और इस स्थिति में जैसा आपको दिख रहा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ झुका हुआ है, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी, समर होगी। और क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर दूर है सूर्य से, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, विंटर की स्थिति होगी, शीत ऋतु होगी। इसी तरह से आप इस तरफ देखिए, तो इस स्थिति में आप देखेंगे इसमें भी पृथ्वी का वही अक्षीय झुकाव है, एक्सियल बेंडिंग है, ये झुकाव है अर्थ का। और अगर इसमें हम बीच में इक्वेटर बनाएं, ये विषुवत रेखा मान लीजिए 0 डिग्री, तो 0 डिग्री के ऊपर वाला जो पार्ट है वो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये उत्तरी गोलार्ध है, और इसके नीचे वाला जो पार्ट है वो है दक्षिणी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर। अब जैसा आपको इस स्थिति में नजर आ रहा है, सदर्न हेमिस्फीयर जो है सन की तरफ है, इसी वजह से क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगी, इस समय समर होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी, क्योंकि सन की तरफ है सदर्न हेमिस्फीयर। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध में इस समय क्या होगी, विंटर की स्थिति होगी, शीत ऋतु। तो इस तरह से दोनों ही हेमिस्फीयर्स में, दोनों गोलार्धों में अलग अलग सीजन्स होते हैं। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मियां हैं, ग्रीष्म ऋतु, तो सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में सर्दियां होंगी। और अगर नॉर्दर्न में, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु है, तो दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी। अब बीच की अवस्था में क्या होगा,
वो भी देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर पृथ्वी पहुंचती है तो एक्सियल बेंडिंग, अक्षीय झुकाव इसी तरह से, ये अक्षीय झुकाव इसी तरह से, बीच में इक्वेटर बना लेते हैं, ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ग्रीष्म ऋतु का निर्माण हुआ है उत्तरी गोलार्ध में। तो यहाँ इस कंडीशन से गर्मियों से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सर्दियों की तरफ जाएगा। आगे जब मूव करेगा अपने ऑर्बिट में अर्थ या पृथ्वी जब अपनी कक्षा में चलेगी तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु के बाद धीरे धीरे शीत ऋतु की स्थिति बनेगी, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते। तो ग्रीष्म और शीत ऋतु के बीच में कौन सा सीजन होता है? शरद ऋतु या ऑटम सीजन। सो ग्रीष्म और शीत ऋतु के बीच में यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में इस कंडीशन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? ऑटम सीजन होगा, ऑटम, या इसको कह सकते हैं शरद ऋतु। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा वो देखिए। इस स्थिति में जब इस ऑर्बिट में इस स्थान पर जब है अर्थ, तब सदर्न हेमिस्फीयर में हो रही है सर्दियां, विंटर, और सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर के बाद धीरे धीरे समर की कंडीशन बनेगी। तो विंटर से समर के बीच में कौन सा सीजन होता है? स्प्रिंग। तो इसीलिए सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर और समर के बीच वाला जो सीजन है वो स्प्रिंग सीजन आपको देखने को मिलेगा इस कंडीशन में, स्प्रिंग या बसंत ऋतु। इसी तरह से अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में धीरे धीरे जब अर्थ यहाँ आएगी तो सीजन चेंज होगा और फिर गर्मियों की तरफ जाएगा। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु से धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु की स्थिति बनेगी। विंटर से जब धीरे धीरे समर की कंडीशन बनती है तो विंटर और समर के बीच में कौन सा सीजन होता है? स्प्रिंग सीजन। तो उत्तरी गोलार्ध में इस समय बसंत ऋतु होगी या फिर आप कह सकते हैं स्प्रिंग सीजन होगा। और दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत ग्रीष्म ऋतु से शीत ऋतु की ओर जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर, समर से विंटर की तरफ जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर। समर और विंटर के बीच में जो सीजन होता है वो होता है शरद ऋतु या ऑटम सीजन, ऑटम। तो इस समय दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? ऑटम। इसका मतलब ये हुआ जब उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है तो उसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। इसी तरह से जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है स्प्रिंग सीजन, तो दक्षिणी गोलार्ध में होती है शरद ऋतु या ऑटम सीजन। तो इस तरह से सीजन्स का फॉर्मेशन होता है। पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य की तरफ झुका है वहां गर्मियां होंगी, उसके विपरीत जो भाग है वहां पर सर्दियां होंगी, और गर्मी और सर्दी के बीच में जो ट्रांजिशन सीजन होता है वो या तो शरद ऋतु होगी या फिर बसंत ऋतु होगी, ऑटम या फिर स्प्रिंग सीजन। तो इस तरह से सीजन्स का फॉर्मेशन होता है। अब सीजन्स का फॉर्मेशन आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब सीजन्स के फॉर्मेशन के अलावा कुछ और चीजें भी हैं जो हमें डिस्कस करनी है, वो नेक्स्ट स्लाइड के साथ हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, अर्थ जब अपने ऑर्बिट में चलती है, अपनी कक्षा में चलती है, तो कक्षा में चलते चलते जैसे मैंने अभी आपको बताया, इस स्थिति में जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध झुका हुआ है सन की तरफ, तब यहाँ नॉर्थ में समर होती है, साउथ में सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होती है। और इस स्थिति में अगर आप देखें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दूर है सूर्य से, सदर्न सूर्य के पास में है, और सूर्य के पास जो दक्षिणी गोलार्ध है वहां पर होती है समर सीजन और उत्तरी गोलार्ध में विंटर। ये अभी इससे पहले हमने डिस्कस किया था, इस स्लाइड से जस्ट पहले। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध झुका होता है सूर्य की तरफ, तो साल में एक स्थिति ऐसी बनती है जब सूर्य 23.5 डिग्री, उत्तरी गोलार्ध की जो 23.5 डिग्री है उसके ठीक ऊपर स्थित होता है सूर्य, और उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर क्या है? कर्क रेखा, या आप उसको क्या कह सकते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो जब
सूर्य ठीक ऊपर स्थित होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा के ठीक ऊपर सूर्य कब स्थित होगा? जब पृथ्वी इस तरह से झुकी हुई होगी कि नॉर्थ वाला पार्ट जो है, उत्तरी भाग पृथ्वी का, वो झुका है सूर्य की तरफ। तो सूर्य की तरफ जब उत्तरी गोलार्ध झुका होता है तब सूर्य जो है वो सीधे प्राप्त होता है कर्क रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री के ऊपर। और इस कंडीशन को, ये साल में एक बार बनती है, एक पर्टिकुलर समय बनती है, ये बनती है 21 जून को। और 21 जून को जब सूर्य ठीक ऊपर स्थित होता है कर्क रेखा के, उसको कहा जाता है ग्रीष्म अयनांत या समर सॉल्स्टाइस। तो ये जो अयनांत होता है, अयनांत का मतलब है 23.5 डिग्री के ठीक ऊपर सन लोकेटेड है, सन इज लोकेटेड वर्टिकली अबाउट 23.5 डिग्री। इस कंडीशन को ही अयनांत कहते हैं, सॉल्स्टाइस। और जब कर्क रेखा पर स्थित होता है ये, तो उसे समर सॉल्स्टाइस कहते हैं। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जब लोकेटेड है सन, तो उसे कहते हैं उसे कहते हैं समर सॉल्स्टाइस। ये जो नेम है समर सॉल्स्टाइस, ग्रीष्म अयनांत, जो नाम है ये उत्तरी गोलार्ध के हिसाब से दे रखे हैं। उत्तरी गोलार्ध के हिसाब से कैसे? आपको पता है इस समय उत्तरी गोलार्ध में समर हो रही है, गर्मियां, और इसीलिए इसको क्या कहा गया है? समर सॉल्स्टाइस या ग्रीष्म अयनांत। और उत्तरी गोलार्ध के हिसाब से नामकरण क्यों किया गया है? क्योंकि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो मोस्टली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जितनी भी साइंटिफिक स्टडीज हुई हैं, रिसर्चेस हुए हैं, ये जो कॉन्सेप्ट्स निकल के आए वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से निकल के आए, इसलिए जो नामकरण किया गया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से किया गया है। तो समर सॉल्स्टाइस जो है ग्रीष्म अयनांत, ये 21 जून को होता है। जब भी कभी समर सॉल्स्टाइस की स्थिति होती है 21 जून को, आपको पता है भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और आपको ये भी पता होगा कि 21 जून को इंडिया में होता क्या है? इंडिया में होती है सबसे लंबे दिन की स्थिति, लॉन्गेस्ट डे होता है इंडिया में, लॉन्गेस्ट डे। जून में 21 जून को लॉन्गेस्ट डे होता है। तो इसीलिए जब ग्रीष्म अयनांत की स्थिति होती है तब पूरे ही उत्तरी गोलार्ध में, केवल इंडिया नहीं, पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबे दिन की स्थिति होती है। पर इनकेस आपको याद ना आए तो इंडिया का रेफरेंस लेके आप याद कर सकते हैं। तो लॉन्गेस्ट डे होता है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध तो हमेशा अपोजिट चलता है इसके। तो इस समय दक्षिणी गोलार्ध जो है उसमें स्थिति होती है सबसे लंबे रात की, सबसे लंबी रात होती है, लॉन्गेस्ट नाइट होती है दक्षिणी गोलार्ध में इस समय। इसके विपरीत बिल्कुल ऑपोजिट साइड अगर इसके जाएं, यहाँ पर आए, तो इस समय जब सूर्य की तरफ झुका होता है दक्षिणी भाग पृथ्वी का, सदर्न पार्ट जो है अर्थ का, जब सन की तरफ थोड़ा सा डाइवर्टेड है या थोड़ा सा टिल्टेड है, उस समय दक्षिणी गोलार्ध की जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर की, वहां पर उस स्थान के ठीक ऊपर सूर्य प्राप्त होता है। और सूर्य जब 23.5 डिग्री के ठीक ऊपर प्राप्त होता है, ये कौन सी रेखा है? ये है मकर रेखा। जब सूर्य मकर रेखा के ठीक ऊपर होता है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ठीक ऊपर होता है, उस समय उत्तरी गोलार्ध में हो रही होती है विंटर की कंडीशन, इसीलिए इसे शीत अयनांत कहते हैं। और ये शीत अयनांत या विंटर सॉल्स्टाइस जो है, इसकी कंडीशन बनती है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को जब शीत अयनांत होता है, विंटर सॉल्स्टाइस, उस समय आपको पता है 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में, इंडिया में क्या होती है? सबसे लंबी रात की स्थिति होती है। इसलिए पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट नाइट की स्थिति होती है, सबसे लंबी रात होती है। और इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में इसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा, विपरीत होगा। उत्तरी गोलार्ध में लंबी रात है तो दक्षिणी गोलार्ध में लंबा दिन होगा। तो लॉन्गेस्ट डे होता है सदर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर को। ये दोनों कंडीशंस अयनांत वाली, ये तब बन रही हैं जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है तो उत्तरी गोलार्ध की कर्क रेखा पर सूर्य सीधा प्राप्त हो रहा है। जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है तो दक्षिणी गोलार्ध की मकर रेखा पर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर सूर्य सीधा प्राप्त हो रहा है। बीच वाली स्थिति में क्या होता है? यहाँ और यहाँ तो समझ में आ गया। जब पृथ्वी यहाँ पर आएगी तब क्या होगा, और इस तरफ आएगी तब क्या होगा? तो इस स्थिति को यदि हम समझे, मान लीजिए ये सूर्य है और पृथ्वी इस तरह से अगर रिवॉल्व कर रही है सन के चारों तरफ, तो इस स्थिति में आपको नजर आ रहा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड है सन की तरफ। जब यहाँ पे आती है अर्थ, तो अर्थ का कोई भी हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्टेड नहीं है,
अगर आप इस स्थिति को देखें तो यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इस तरफ टिल्टेड है, सदर्न हेमिस्फीयर उस तरफ टिल्टेड है, ईस्ट और वेस्ट की तरफ टिल्टेड है, सन की तरफ टिल्टेड नहीं है। और फिर जब पृथ्वी आगे बढ़ती है, यहाँ पर आ जाती है विंटर सोल्स्टाइस, शीत अयनांत की स्थिति, फिर आगे आती है। इस समय भी अगर आप देखें तो सन की तरफ कोई भी हिस्सा पृथ्वी का झुका हुआ नहीं है। एक हिस्सा, नॉर्थ वाला हिस्सा झुका हुआ है ईस्ट की तरफ, साउथ वाला हिस्सा झुका हुआ है वेस्ट की तरफ, बट सन की तरफ कोई भी अर्थ का हिस्सा झुका हुआ नहीं है। इसी वजह से बीच वाली कंडीशन जब होती है तो सन ठीक ऊपर स्थित होता है इक्वेटर के, मतलब अर्थ के बिल्कुल बीच वाला जो भाग है उसके ऊपर। अगर इस स्थिति में देखें तो बीच वाला जो पॉइंट है यहाँ, उसके ऊपर, ठीक ऊपर सूर्य प्राप्त होगा। इसीलिए बीच वाली कंडीशन जब होती है तब इक्वेटर के ठीक ऊपर 0 डिग्री के ठीक ऊपर सूर्य प्राप्त होता है। विषुवत रेखा जो है यहाँ पे इस जगह सूर्य सीधा प्राप्त होगा। जब भी कभी सूर्य विषुवत रेखा के ठीक ऊपर प्राप्त होता है उस समय कहीं पे भी लंबा दिन या लंबी रात की स्थिति नहीं होती है। उस समय क्या होता है, सभी जगह अर्थ के हर एक प्लेस पे, हर एक पॉइंट पे डे और नाइट की जो ड्यूरेशन है वो सिमिलर होती है। 12 घंटे के ही दिन होते हैं और 12 घंटे की ही रात की स्थिति होती है। अब ये कैसे होगा 12 घंटे की दिन और रात की स्थिति, वो अभी देखेंगे। पर जब अर्थ के इक्वेटर वाले पार्ट के ठीक ऊपर सन होता है तो उसे कहते हैं इक्विनॉक्स कंडीशन। जब विषुवत रेखा के ठीक ऊपर सन होता है उसे कहते हैं विषुव की स्थिति। विषुव की स्थिति 2 बार बनती है साल में। एक तो बनती है 23 सितंबर को, उसे कहते हैं शरद विषुव, क्योंकि इस समय उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। एक होता है बसंत विषुव जो कि 21 मार्च को बनता है, जिसे स्प्रिंग इक्विनॉक्स भी कहते हैं। और इक्विनॉक्स के समय सभी जगह 12 घंटे के दिन और रात की स्थिति होती है। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो है, प्रदीप्ति का वृत्त, उसको छूते हुए जाती, एक्सिस को, जो अर्थ का एक्सिस है धुरी, उसको छूते हुए जाता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये कैसे होगा उसको समझिए। मान लीजिए पृथ्वी है, ये अर्थ का एक्सिस है टिल्टेड, एक एक्सिस का पार्ट ईस्ट की तरफ झुका हुआ है, एक एक्सिस का पार्ट वेस्ट की तरफ झुका हुआ है। ये सन है, सन की तरफ कोई हिस्सा झुका हुआ नहीं है। और आपको पता है डे और नाइट कहाँ होगा, सन की तरफ, सूर्य की तरफ जो आधा हिस्सा है पृथ्वी का वहां दिन होगा, और सूर्य के पीछे की तरफ, दूसरी तरफ जो आधा हिस्सा है वहां पे रात की स्थिति होगी। अगर मैं इसके एक्सिस के दोनों तरफ दिन और रात वाला भाग बनाऊं तो ये जो है ये दिन वाला भाग होगा और ये रात वाला भाग होगा। दिन वाला भाग सन की तरफ और सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में रात वाला भाग। दिन और रात वाले स्थानों के बीच में क्या बनेगा, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, प्रदीप्ति का वृत्त। तो जब हम प्रदीप्ति का वृत्त इक्विनॉक्स की कंडीशन में बनाते हैं विषुव की स्थिति के दौरान, तो आप देखेंगे जो सर्कल बन रहा है इल्यूमिनेशन वाला, ये एक्सिस के टिप्स को, दोनों पॉइंट्स को टच करते हुए जाएगा, एक तो नॉर्थ वाले पॉइंट को और एक साउथ वाले पॉइंट को। तो जब पृथ्वी का ये जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, प्रदीप्ति का वृत्त, वो एक्सिस को टच करते हुए जाता है इक्विनॉक्स की कंडीशन में, तो सभी जगह जो है बराबर के दिन और रात की स्थिति बनती है। 12 घंटे का ही दिन और 12 घंटे की ही रात होती है सब जगह। तो इक्विनॉक्स और सॉल्स्टाइस में ये कंडीशंस देखने को मिलती है। अब देखिए इसी चीज को हम नेक्स्ट स्लाइड में प्रॉपरली और देख लेते हैं। तो देखिए विषुव की स्थिति, इक्विनॉक्स की कंडीशन जब होती है, सब जगह इक्वल ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट होता है, बराबर के दिन और रात, 12 घंटे की रात और 12 घंटे का ही दिन की स्थिति होती है। और 2 इक्विनॉक्स की कंडीशंस बनती है साल में। एक तो होता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स, बसंत विषुव, जो 21 मार्च को होता है। एक होता है शरद विषुव जो होता है 23 सितंबर को। और दूसरी जो चीज है इक्विनॉक्स के अलावा वो है सॉल्स्टाइस। सॉल्स्टाइस की कंडीशंस भी 2 होती हैं। एक तो ग्रीष्म अयनांत जो 21 जून को होता है, एक शीत अयनांत जो 22 दिसंबर को होता है। ग्रीष्म अयनांत जब होता है तो सबसे लंबा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में और सबसे लंबी रात होती है दक्षिणी गोलार्ध में। शीत अयनांत के समय सबसे लंबी रात होती है उत्तरी गोलार्ध में, सबसे लंबा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में। तो इस तरह से अयनांत और विषुव की स्थिति दोनों ही आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो हमने जो पहला प्रभाव है रिवॉल्यूशन का, परिक्रमण का, उसको डिस्कस किया कि कैसे सीजन्स बनते हैं,
और कैसे जो है विषुव की और अयनांत की स्थिति बनती है। अब जो दूसरा प्रभाव है वो हमें डिस्कस करना है। दूसरा प्रभाव क्या है, ध्रुवों पर इतने लंबे 6 महीने के दिन और रात कैसे बनते हैं, तो वो देखिए वो कैसे बनते हैं। अब देखिए, यदि आप पृथ्वी को देखें इस स्थिति में, यहाँ पे अगर सूर्य है, इस तरफ है पृथ्वी के सूर्य, और पृथ्वी इस तरह से झुकी हुई अवस्था में है, ये एक्सिस है अर्थ का, सपोज ये जो एक्सिस है अर्थ का ये टिल्टेड है, और इस झुके हुए एक्सिस की वजह से आप देखेंगे कि पृथ्वी जब रोटेशन करती है तो अर्थ रोटेट करेगी अपने एक्सिस के चारों तरफ, और एक्सिस के चारों तरफ जब अर्थ रोटेट करेगी तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, प्रदीप्ति का वृत्त और एक्सिस जो है दोनों मेल नहीं खाएंगे। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहाँ है वो देखिए, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन यहाँ पर है। प्रदीप्ति का वृत्त या सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन किसको डिफाइन करता है, इसके इस तरफ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के तो रात वाला हिस्सा है पृथ्वी के, और प्रदीप्ति के वृत्त के दूसरी तरफ दिन वाला हिस्सा है। और क्योंकि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन और एक्सिस दोनों अलग स्थान पर हैं, इसी वजह से अगर आप ये नॉर्थ पोल देखें, उत्तरी ध्रुव वाला हिस्सा, इस स्थिति में पृथ्वी कितना भी घूम ले, नॉर्थ पोल वाला हिस्सा जो है वो दिन वाली तरफ ही रहेगा, वो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन को क्रॉस करके, प्रदीप्ति के वृत्त को पार करके रात वाले हिस्से की तरफ नहीं आएगा। तो इस स्थिति में पृथ्वी जब खूब समय तक घूमती है तो लंबे समय तक दिन की स्थिति बनी रहती है इस पूरे हिस्से पर, जो ये येलो रंग पर कलर का बता रखा है। और ये जो पूरा भाग जिसपे लंबे समय तक दिन रहता है, 24 घंटे से भी ज्यादा लंबा समय जो है वो दिन की अवधि रहती है, ये पूरा हिस्सा ये 66.5 डिग्री के ऊपर पड़ता है, 66.5 डिग्री के ऊपर है। और आपको पता है 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री पर है आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक सर्कल। तो आर्कटिक सर्कल के ऊपर नॉर्थ पोल की तरफ वाला जो भी भाग है वहां पर बहुत लंबे समय तक दिन बना रहता है, क्योंकि एक्सिस झुका हुआ है और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो है प्रदीप्ति का वृत्त वो अलग है, और प्रदीप्ति के वृत्त के दिन वाले भाग की तरफ रह जाता है, छूट जाता है उत्तरी ध्रुव वाला भाग, और पृथ्वी घूमती रहती है, पर यहाँ दिन बदलता नहीं है। यहाँ दिन कब बदलेगा, जब पृथ्वी यहाँ से घूमते हुए सूर्य की दूसरी तरफ आएगी, तब जाकर यहाँ पर दिन बदलेगा। अब इसी तरह से दक्षिणी ध्रुव को अगर देखें, यहाँ पर साउथ पोल है, साउथ पोल वाला हिस्सा अर्थ कितना भी घूम ले, ये साउथ पोल वाला जो हिस्सा है, एक्सिस यहाँ पे एक्सिस के चारों तरफ घूम रही है अर्थ, पर ये साउथ पोल वाला हिस्सा जो है रात में ही रह जाता है, रात वाले भाग में रह जाता है, दिन वाले भाग की तरफ आ नहीं पाता, क्योंकि ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन पे है नहीं। और इसीलिए यहाँ साउथ पोल वाले हिस्से में लंबे समय तक रात की स्थिति रहती है, और ये पूरा हिस्सा जो है, यहाँ पे अगर ड्रॉ करूं मैं, ये पूरा भाग ये रात वाले हिस्से में रहता है, रात ही रात रहती है यहाँ बहुत लंबे समय तक, 24 घंटे से काफी लंबी रात। और ये पूरा भाग जो कि रात वाले हिस्से में छूट जाता है, ये 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री साउथ के ऊपर पड़ता है, मतलब 66.5 डिग्री के बियॉन्ड जो 90 डिग्री तक भाग है, 66.5 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिण तक वाला भाग, वहां लंबे समय तक रात की स्थिति रहती है। और 66.5 डिग्री पर साउथ पोल में क्या है, एंटार्क्टिक सर्कल, इसीलिए एंटार्क्टिक और आर्कटिक सर्कल मार्क किए गए हैं, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर जो पृथ्वी है उसमें लंबे समय तक दिन और रात की स्थिति रहती है, इसीलिए इन 2 पॉइंट्स को पर्टिकुलरली मार्क किया गया है। तो लंबे समय तक ध्रुवों पर इसीलिए रात रहती है या दिन रहता है, क्योंकि पृथ्वी का जो एक्सिस है वो मेल नहीं खाता सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन से, प्रदीप्ति के वृत्त से, इसलिए पृथ्वी कितना भी घूम ले लंबे समय तक कहीं पर कुछ स्थानों पर दिन रहता है, कुछ स्थानों पर रात की स्थिति रहती है। ये तो तब हुआ जब सूर्य इस तरफ है, अगर पृथ्वी घूम के और सूर्य के उस तरफ चली जाएगी दूसरी तरफ, तो क्या होगा वो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में। घूम के दूसरी तरफ आ गई है पृथ्वी, सन इधर आ गया और पृथ्वी घूम के इस तरफ आ गई, तो उस स्थिति में आप देखेंगे कि बिल्कुल ऑपोजिट होगा, विपरीत होगा, जैसे अभी तक हो रहा था उसका बिल्कुल ऑपोजिट। एक्सिस यही है, टिल्टेड, झुकी हुई अवस्था में है, और इस समय देखेंगे आप साउथ वाला पार्ट जो है अर्थ का वो सन की तरफ है, इसीलिए जब सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन हम ड्रॉ करते हैं, ये है प्रदीप्ति का वृत्त, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन प्रदीप्ति का वृत्त जो है ये मेल नहीं खा रहा है एक्सिस ऑफ अर्थ से, ये है एक्सिस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की धुरी। अब इस तरह से पृथ्वी की धुरी पर
अब पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर कितना भी रोटेट कर ले, ये जो साउथ पोल वाला हिस्सा है ये दिन वाली तरफ ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। और ये नॉर्थ पोल वाला जो हिस्सा है यहाँ पे रात ही रात रहेगी बहुत लंबे समय तक। तो इस तरह से दिन और रात काफी लंबे हो जाते हैं पोल्स पर, क्योंकि अर्थ झुकी हुई अवस्था में ही रोटेट करती रहती है और केवल इस रोटेशन से वहां दिन चेंज नहीं हो पाएगा, काफी लंबे समय तक दिन रहेगा। तो इसीलिए जब अर्थ अपना रिवॉल्व करके दूसरे स्थान पर जाती है कक्षा में, ऑर्बिट में, तब जाकर डे चेंज होता है या नाइट चेंज होता है पोल्स पर। इसीलिए ध्रुवीय क्षेत्रों में लंबे समय तक दिन और रात की स्थिति रहती है। अब देखिए इस नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। यहाँ पर आपको ऑर्बिट ऑफ अर्थ, पृथ्वी की कक्षा और पृथ्वी की विभिन्न स्थितियां दिख रही हैं। यदि आप देखें यहाँ पर प्रदीप्ति के वृत्त में बनाया जाए यदि, तो ये पूरा रात वाला भाग है और इसमें आपको दिख रहा है कि उत्तरी गोलार्ध का कुछ हिस्सा, नॉर्थ पोल का कुछ भाग, आर्कटिक सर्कल के ऊपर वाला ये पार्ट जो है ये दिन वाले हिस्से में छूट गया है, यहाँ दिन ही दिन है बहुत लंबे समय तक, जबकि साउथ पोल वाला कुछ हिस्सा जो है यहाँ रात ही रात है काफी लंबे समय तक। तो यहाँ जो ये दिन वाला हिस्सा है और यहाँ जो ये रात वाला हिस्सा है, ये दोनों स्थानों पर दिन और रात बदलेंगे कब? तो देखिए जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं कि विषुव इक्विनॉक्स के समय सभी जगह 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। मान लीजिए मार्च में 21 मार्च को जब इक्विनॉक्स की विषुव की स्थिति बनती है, तब सब जगह 12 घंटे दिन और रात की स्थिति है। बट जब अर्थ इसमें यहाँ से कक्षा में और आगे बढ़ती है तो धीरे धीरे उत्तरी जो ध्रुव है, नॉर्थ पोल वाला हिस्सा, वो दिन की तरफ छूटता जाता है। नॉर्थ पोल वाला जो भाग है ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के डे वाली साइड में छूटता जाता है और साउथ पोल वाला हिस्सा जो है ये रात वाली तरफ चला जाता है। जब यहाँ तक पृथ्वी पहुंचती है तो पूरा का पूरा आर्कटिक सर्कल वाला जो भाग है, पूरा आर्कटिक वृत्त वाला भाग, वो दिन वाली तरफ छूट जाता है और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते एंटार्क्टिक सर्कल का पूरा भाग रात वाली तरफ पहुंच जाता है। फिर अर्थ और आगे मूव करती है धीरे धीरे, तो धीरे धीरे जो है आर्कटिक सर्कल वाला मतलब नॉर्थ पोल वाला कुछ भाग जो है वो रात वाली तरफ आता है, थोड़ा सा पार्ट, फिर थोड़ा और आता है, थोड़ा और आता है, धीरे धीरे यहाँ तक पहुंचते पहुंचते पूरा जो नॉर्थ पोल वाला हिस्सा है उसमें वापस से रात हो जाती है। वापस से पोल्स पे 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। मतलब ध्रुवों पर साल में 2 बार 12 घंटे की रात और 12 घंटे की दिन की स्थिति होती है। उसके बाद धीरे धीरे लंबा दिन और लंबे रात की स्थिति रहती है। तो इन 6 महीनों के दौरान, मार्च से सितंबर के दौरान, नॉर्थ पोल वाले हिस्से में रहेगी दिन की स्थिति और साउथ पोल वाले हिस्से में रहेगी रात की स्थिति। और इन 6 महीनों के दौरान नॉर्थ पोल वाले हिस्से में रहेगी रात की स्थिति और साउथ पोल वाले हिस्से में रहेगी दिन की स्थिति। और इक्विनॉक्स के समय सभी जगह 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात की स्थिति देखने को मिलेगी। अब देखिए इस तरह से लंबे दिन और रात जो होते हैं, ये इतने लंबे दिन और रात की स्थिति क्यों बनती है या क्या कारण है? यदि हम देखें पृथ्वी जो है ये मान लीजिए अर्थ है और ये ऑर्बिट ऑफ अर्थ एक्सिस ऑफ अर्थ है, पृथ्वी की धुरी। और आपको पता है कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ये मान लीजिए सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो है एक्सिस से मेल नहीं खाता। और यदि हम देखें और यहाँ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के इस तरफ अगर हम नाइट बना दें, ये पूरा रात वाला हिस्सा है, और इस एक्सिस पे अगर आप इक्वेटर भी बनाए, विषुवत रेखा, पृथ्वी पूरी टेढ़ी है तो विषुवत रेखा भी कैसी बनेगी? तिरछी बनेगी। ये इक्वेटर है। तो 0 डिग्री या इक्वेटर को यदि आप ध्यान से देखें तो इक्वेटर एक ऐसा पार्ट है अर्थ का जहां हमेशा पूरे साल भर 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात की स्थिति बनी रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इक्वेटर वाला जो पार्ट है वो हमेशा उसको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। प्रदीप्ति का वृत्त हमेशा विषुवत रेखा को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। यहाँ पे देखिए इक्वेटर का आधा पार्ट दिन में है, इक्वेटर का आधा पार्ट रात वाले हिस्से में, नाइट वाले पार्ट में। इसी तरह से थोड़ा और ऊपर अगर हम जाएंगे, मान लीजिए आप 30 डिग्री लैटिट्यूड पे गए, 30 डिग्री अक्षांश, तो अब आप 30 डिग्री अक्षांश को अगर नोट करेंगे, इसका लगभग आप देखेंगे
1/4 पार्ट तो रात में है और 3/4 पार्ट, इसका 3/4 भाग जो है ये तो है दिन की तरफ, और इसका केवल 1/4 भाग जो है ये रात वाले हिस्से में। इसका मतलब क्या हुआ, जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में गर्मियां होती हैं तब जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं पोल्स की तरफ, वैसे वैसे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो है वो लैटिट्यूड्स को, अक्षांश को बराबर भागों में नहीं काटता। आधे से ज्यादा पार्ट जो है लैटिट्यूड्स का, अक्षांशों का, वो किस तरफ रह जाता है, दिन की तरफ। इसीलिए दिन की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ डे जो है वो लंबा होता है गर्मियों के समय नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और जब सदर्न हेमिस्फेयर में, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियां होंगी तो वहां लंबे दिन होंगे, इसीलिए गर्मियों में लंबे दिन होते हैं। इसके ऑपोजिट अगर आप देखें दक्षिणी गोलार्ध को, सदर्न हेमिस्फेयर को, तो सदर्न हेमिस्फेयर में अगर आप 30 डिग्री देखें, 30 डिग्री, तो आप देखेंगे 30 डिग्री का 3/4 भाग, 3/4 पार्ट आपको रात वाली तरफ दिखेगा, जबकि केवल आपको 1/4 पार्ट जो है, 1/4 भाग आपको दिखेगा दिन वाली तरफ। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में जब विंटर होती है, सर्दियां हैं, उस समय वहां पर दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती। तो कुल मिलाकर इक्वेटर पर, विषुवत रेखा पर हमेशा 12 घंटे के दिन और रात की स्थिति रहती है। इक्वेटर के अलावा बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं ऑन अर्थ, वहां पर वर्ष में दो बार 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात की स्थिति बनती है। वो कब बनती है, इक्विनॉक्स के समय, विषुव के समय। और उसके अलावा जिस भी हेमिस्फेयर में गर्मियां होती हैं वहां दिन लंबे होते हैं, जिस गोलार्ध में सर्दियां होती हैं वहां दिन छोटे होते हैं। और जहां गर्मियां होंगी वहां पर, जैसे मान लीजिए अगर उत्तरी गोलार्ध की बात करें, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सबसे लंबा दिन कब होता है, 21 जून को, और सदर्न हेमिस्फेयर में अगर बात करें तो सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर को। तो दोनों नॉर्दर्न और सदर्न बिल्कुल ऑपोजिट चलते हैं, विपरीत चलते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान होनी चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए 21 जून के समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबे दिन की स्थिति होती है, इंडिया भी उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, इंडिया में भी, पर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी, उत्तरी गोलार्ध में भी 21 जून के समय या गर्मियों के समय सबसे लंबा दिन कौन से पॉइंट पे होगा, 30 डिग्री पे होगा, 60 डिग्री पे होगा या 90 डिग्री पे होगा। तो पोल्स कहाँ पे है, 90 डिग्री पे। तो सबसे लंबा दिन जो है वो पोल्स की तरफ होता है। तो जितना ज्यादा लैटिट्यूड होगा वहां दिन उतना ही लंबा होगा। इसको अगर एक उदाहरण से समझाऊं, इंडिया जो नॉर्थ पोल, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, उत्तरी गोलार्ध में, भारत में ग्रीष्म ऋतु के समय यदि हम बात करें तो गर्मियों में अंधेरा कब होता है, लगभग 7, 7:30 के आसपास अंधेरा हो जाता है गर्मियों के समय इंडिया में। और इसी तरह से अगर आप देखें इंडिया जहाँ पे स्थित है, सपोज अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो यहाँ पर अगर इंडिया है तो इंडिया के ऊपर की तरफ आगे यहाँ पर चाइना है, रशिया उसके भी ऊपर है। तो रशिया किसकी तरफ है, पोल्स की तरफ है और ज्यादा नॉर्थ में है। इंडिया में अगर 7, 7:30 बजे गर्मियों में अंधेरा होता है रात को, तो रशिया में 7, 7:30 बजे नहीं होता। रशिया में अंधेरा होता है 9, 10 बजे तक नहीं होता अंधेरा। रात को 9 बजे तक भी, शाम को जैसे उजाला रहता है उस तरह का उजाला रहता है। 9, 9:30, 10 बजे तक वहां पे अंधेरा होगा। दिन ढलने में वहां पर टाइम लगता है। जितना आप इक्वेटर के पास होगे उतना छोटा दिन या कम अवधि का दिन होगा, जितना आप पोल्स की तरफ जाओगे उतना ही लंबा दिन होगा गर्मियों के समय, और सर्दियों के समय उतनी ही लंबी रात होगी। जैसे अगर हम देखें इंडिया में सर्दियों के समय अगर दिन ढलता है या अंधेरा कब होता है तो 6, 6:30 के आसपास लगभग अगर हम मान ले कि अंधेरा होने लग जाता है। और 6, 6:30 को अगर हम माने तो रशिया जो कि इंडिया से थोड़ा ऊपर है, हायर लैटिट्यूड में, रशिया में अंधेरा कब हो जाता होगा, उस समय रशिया में 4, 4:30 बजे, शाम के 4, 4:30 बजे ही अंधेरा हो जाता है, बिल्कुल रात जैसा घोर अंधेरा। तो इसीलिए दिन और रात की अवधि एक्सट्रीम जो होती है वो कहाँ पे होती है, जितना हम पोल्स की तरफ जाते हैं उतना एक्सट्रीम होती है। गर्मियों के समय पोल्स में दिन लंबे होते हैं और सर्दियों के समय पोल्स की तरफ रातें बहुत ज्यादा लंबी होती हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी दिन और रात से रिलेटेड। अब इसी तरह से अब अगर हम देखें तो सूर्य जो है, अभी हमने देखा सूर्य अयनांत के दौरान या फिर सॉल्स्टाइस के टाइम पे कहाँ होता है, या तो कर्क रेखा पे होता है, और अगर विंटर सॉल्स्टाइस होगा तो कहाँ पे होगा सूर्य,
मकर रेखा पर, और इक्विनॉक्स के समय सूर्य कहाँ होगा? विषुवत रेखा पर, इक्वेटर पर। अगर सन की स्थिति देखें, 21 जून को होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, कर्क रेखा पर, 21 मार्च को और 21 सितंबर को, 21 नहीं बेसिकली 23 सितंबर को ये होता है इक्वेटर पर, और 22 दिसंबर को कहाँ पे होता है? मकर रेखा पर। तो सन जो है उसकी पोजीशन रिलेटिव टू अर्थ, पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य की जो स्थिति है वो बदलती है, कभी 23.5 डिग्री उत्तर, कभी 0 डिग्री, कभी 23.5 डिग्री दक्षिण। पर 23.5 डिग्री एक ऐसा पॉइंट है, उसके ऊपर पोल्स की तरफ सन नहीं जाता है, सीधा कभी प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसा पृथ्वी का भाग जहाँ पे वर्ष में कम से कम एक बार सूर्य लंबवत ठीक ऊपर स्थित होता है, या फिर वहां पर सूर्य जो है वो सीधे प्राप्त होता है, वो भाग कौन सा है? 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच में। और क्योंकि यहाँ पर सूर्य सीधा प्राप्त होता है, इसीलिए ये हिस्सा जो है पृथ्वी का, ये गर्म हिस्सा है, और इस पृथ्वी के गर्म हिस्से को कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन, या इसको कह सकते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो ये पृथ्वी का उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, जहां साल में कम से कम एक बार तो सूर्य लंबवत ठीक ऊपर स्थित होता ही है। तो ये पार्ट जो है ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा यदि हम देखें तो अभी हम रोटेशन का जो मूवमेंट है वो भी कर चुके हैं, घूर्णन, जो इससे पहले वाले क्लास में हमने किया था। रोटेशन, घूर्णन या परिभ्रमण इसको कह सकते हो। और दूसरा मोशन आज की क्लास में हमने किया है रिवॉल्यूशन, या जिसको हम कहते हैं परिक्रमण। यहाँ याद रखने लायक बात यह है कि रोटेशन जो है उससे तो दिन और रात बनते हैं, इवन पोल्स पे भी दिन और रात बनेंगे, तो किसकी वजह से? रोटेशन की वजह से। पर दिन कितना लंबा होगा, रात कितनी लंबी होगी या कितनी छोटी होगी, ये कौन डिसाइड करता है? ये रिवॉल्यूशन से तय होता है। बट अकेला रिवॉल्यूशन से तय नहीं होगा, दिन और रात की अवधि जो है रिवॉल्यूशन के साथ साथ एक्सियल बेंडिंग, अक्षीय झुकाव जो है उस पर भी निर्भर करती है। अक्षीय झुकाव। तो कुल मिलाकर यदि कहीं आपसे पूछा जाए प्री वगैरह का किसी एग्जाम में, तो दिन और रात बनते किसकी वजह से हैं? रोटेशन की वजह से बनते हैं, परिभ्रमण के कारण बनते हैं, घूर्णन के कारण बनते हैं दिन और रात। पर दिन और रात की अवधि का निर्धारण कौन करते हैं? दो चीजें करती है, रिवॉल्यूशन, परिक्रमण, और एक्सियल बेंडिंग। क्योंकि इन्हीं दोनों चीजों की वजह से सीजन्स बनते हैं, और गर्मियों में होते हैं दिन लंबे और सर्दियों में होते हैं दिन छोटे। तो ये बेसिक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यूपीएससी के प्री में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, दिन और रात की अवधि किससे निर्धारित होती है? तो वो रिवॉल्यूशन और एक्सियल बेंडिंग से डिसाइड होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अर्थ के दोनों मोशंस हमने कर लिए हैं, हमने अर्थ का शेप कर लिया है, एक्सिस कर लिया है, ऑर्बिट कर लिया है। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है अर्थ, वो यहीं पर कंप्लीट होता है। बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट डिटेल्स जो है नेक्स्ट वीडियो के साथ देखेंगे। ओके, थैंक यू।